संयोग है कि एक ऐसी चीज़ मिल गई जहाँ एक आशा की किरण बनी है। आप भी देख लीजिए, भरोसा होता होगा तो साथ मिलके सोचेंगे। इसमें कोई ना दान है, ना पुण्य है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना गुरुजी है, ना फोटो है, ना माला है, ना मंत्र है, ना कुछ नहीं है। शुद्ध समझना है, जीना है। इसमें ना आपसे कोई दान मांगेगा, ना आपसे कोई पैसा मांगेगा। कोई आपसे, यदि कोई इसमें जीवन विद्या प्रोग्राम में कोई आपसे पैसा मांगता है तो वो जीवन विद्या प्रोग्राम नहीं है। पूरे देश में हम सभी मित्र अपने तन मन धन से इस काम को करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। किसी पे एहसान नहीं है। हमको लगता है कि एक काम की बात मिली है, उससे हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवारों में कोई फ़र्क पड़ा है, हमारे और भाई बहनों की ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़े, और ये सूरत बदलनी चाहिए, ये वातावरण बदलने की ज़रूरत है। इन्हीं आँखों से इस बार निराश होकर नहीं जाएंगे, इन्हीं आँखों से कुछ अच्छा देख के शरीर छोड़ेंगे। My dear citizens of India, on the eve of the 60th Independence Day, I extend to you all at home and abroad my greetings and best wishes for your happiness and prosperity. I would like to share with the salient features of a typical model that has made a significant impact on social development. Jeevan Vidya experience. Jeevan Vidya is being practiced by Professor Ganesh Bagaria, IIT Kanpur, Professor Rajiv Sangal, Director, IT, Hyderabad, and their teams. This scheme is concerned about addressing the basic causes of major problems of violence, corruption, exploitation, domination, terrorism, and war. जीवन विद्या शिविर, दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री थोड़ा अपना कार्यभार संभालते हैं और फिर रायपुर निकल जाते हैं, अछौली गांव, अछौटी गांव में। क्या है ये जीवन विद्या शिविर? एक्चुअली जीवन विद्या एक मतलब चीज़ों को देखने का एक कॉन्सेप्ट है। मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं है, कोई रिलीजियस नहीं है। जो ये सवाल है ना, पढ़ना क्यों? क्या पढ़ना सिर्फ नंबर लाने के लिए, या पढ़ना कुछ जीवन में उतारने के लिए? माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, ये सब लिख के अच्छे नंबर लाने हैं, ये वाकई जीवन में कुछ सीखना है? इस सब पे खुल के चर्चा होती है। और अगर ये सीखना है, ये करना है, तो हो क्यों नहीं रहा? उस बहुत क्रिटिकल एनालिसिस होता है इस पे। देखिए, अभी की जिस तरह की परिवार और एजुकेशन की व्यवस्था है, उसमें दोनों तरफ हमको कमियां दिखाई देती हैं। तो इसके लिए कहा कि घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है, विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। आशय ये है कि जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो वहाँ कोई इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, संबंध नहीं है। एक छोटी सी घटना के रूप में मैं एक घटना को शेयर करता हूँ। NIT रायपुर के साथ में 2002 में काम शुरू हुआ था। तो वहाँ जब हमने बात की तो जो भी सीनियर टीचर्स थे उन्होंने कहा कि बच्चों को इस बात की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा कि एक बार उन्हीं को तय करने दो। तो NIT रायपुर के लगभग 27 बच्चों के साथ में हमने पहला शिविर किया था। तो वहाँ उसके समापन पे एक लड़के ने जो शेयरिंग की वो हमेशा याद रहती है। उसने कहा कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो पेरेंट्स का भी प्यार मिलता है और टीचर्स का भी प्यार मिलता है। टीचर को देख के लगता है कि उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह है। जब हम कॉलेज में आते हैं तो पता चलता है कि ना तो टीचर की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह है और घर छूट ही गया होता है। तो उनको लगता है कि हम बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, बहुत सारी गलत हरकतें करते हैं, लेकिन ये केवल इस बात के लिए है कि हम बहुत बेगानापन महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। तो विद्यालय को भी देखें तो यदि एक हम कैलकुलेशन करें कि कितने लोगों को सही अर्थों में बच्चों को ज़िंदगी देने में मज़ा आता है इसलिए वो टीचिंग की जॉब करते हैं, और कितने लोगों के लिए वो केवल एक जॉब है, वो किसी स्कूल में मिल गई तो भी ठीक है, किसी फैक्ट्री में मिल जाती तो भी ठीक है, तो हम पाएंगे कि बहुत छोटा प्रतिशत है ऐसे टीचर्स जिनको सही अर्थों में बच्चों को ज़िंदगी देने में मज़ा आता है, इसलिए वो टीचिंग का काम करते हैं। इसका मतलब है कि जब बच्चा एक माँ के आंचल से निकल के स्कूल में जाता है,
वो उसी प्यार की तलाश में है, उसी माँ जैसी किसी की तलाश में है जो उसका स्वागत कर सके। लेकिन यदि विद्यालय में उसको वो भाव, वो स्वीकार्यता नहीं मिलती है तो विद्यालय उसको बेगाना सा लगता है। उसके लिए 1 2 3 4 याद करना, A फॉर एप्पल याद करना उसकी ज़िंदगी से कहीं जुड़ता नहीं है। इसलिए विद्यालय में इमोशन आने की ज़रूरत है, फीलिंग आने की ज़रूरत है, अपनापन आने की ज़रूरत है। लेकिन घरों का माहौल भी देखें कि वो भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे पैसा आता गया, घर 5 स्टार होटल की तरह से सस्ता गया। घर सही अर्थों में हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है कि बजाय वो पड़ोसियों को दिखाने के लिए है। सब कुछ इतना सजा हुआ हो कि वो बिल्कुल एक सजी हुई चीज़ जैसी दिखाई देता है। तो एक घर सही अर्थों में वो है जहाँ बच्चों को ज़िंदगी मिले, जहाँ माँ बाप उस ज़िंदगी के साथ में जीते हों। इसलिए घर में समझने समझाने का काम तो शायद ड्राइंग रूम उसी भूमिका के लिए था जहाँ परिवार के लोग बैठेंगे, ज़िंदगी पे चर्चा करेंगे। ये ड्राइंग रूम केवल इंतज़ार करता रहता है, कोई आएगा बैठेगा। वहाँ बैठ भी जाते हैं तो आओ चुगली चुगली खेलें, इस पे चर्चा ज़्यादा होती है। तो घरों को भी बदलने की ज़रूरत है, विद्यालयों को भी बदलने की ज़रूरत है। इसलिए कहा कि घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है, विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। इसी की आपूर्ति, इसी की समझ देने का नाम जीवन विद्या शिविर है। अभ्युदय संस्थान की स्थापना 2001 में जनवरी में हुई और आदरणीय नागराज जी के माध्यम से सहअस्तित्ववाद, मध्य दर्शन या जिसको लोग भाषा में या जीवन विद्या शिविरों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो मूलतः उसको समाज तक पहुंचाने के क्रम में अभ्युदय संस्थान की स्थापना हुई। और मध्य दर्शन के बारे में कहें तो बेसिकली मानव का अध्ययन और वो शिक्षा और समाज के रूप में स्थापित हो सके, ये अभ्युदय संस्थान की एक मुख्य भूमिका रही। इस क्रम में एक टीम जो रायपुर में रही और देश भर के बाकी मित्रों के सहयोग से आदरणीय नागराज जी के मार्गदर्शन में दर्शन की रोशनी में शिविरों का आयोजन का एक क्रम चला। और धीरे से 2007 में अग्निहोत्री जी के माध्यम से और उस समय तत्कालीन शिक्षा सचिव और SCRT निदेशक नंद कुमार जी के माध्यम से स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ में एक अभिनव प्रयोग शुरू हुआ कि दर्शन की रोशनी में शिक्षा का स्वरूप और जो वर्तमान शिक्षा, जो प्रचलित शिक्षा है, उसके साथ साथ हम क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि अभी की पूरे चलन को देखें तो एक सवाल तो उठता है कि आखिर इतनी मेहनत क्यों। सारी मेहनत के पीछे ये दिखाई देता है कि आदमी अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहता है, अपनी ज़िंदगी के खालीपन को भरना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में सुविधाओं की कमी को भरना चाहता है, किसी भय और अभाव से मुक्त होना चाहता है। एक शब्द में कहें तो वो मानवता का पोषण अपने भीतर की उस मानवता को उद्घाटित करना चाहता है और मानवता का पोषण करना चाहता है। लेकिन अभी के फैलाव को देखें तो यदि व्यापार को देखें तो उसमें मानवता के विरोध में जाके हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। शिक्षा से जो कुछ हम पा रहे हैं उसमें पूरी तरह से मानव और मानवीयता को समझ पाए, ऐसा उसके बाद के शिक्षा के बाद में जीते हुए देखें तो उसमें हमको कम पड़ता हुआ दिखाई देता ही है। तो जब हम सारी राजनीतिक ढांचों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने बहुत कुछ ऐसा उस दिशा में जाता है जो मानवता के विरोध में जा रहा है या मानवता के अनुकूल नहीं है। तो एक प्रयास दर्शन के माध्यम से हुआ कि मानव को समझा जा सकता है और एक परिवार में रहते हुए परिवार मानवता के पोषण के अर्थ में हो, व्यापार मानवता के पोषण के अर्थ में हो, संविधान मानवता के पोषण के अर्थ में हो, शिक्षा मानवता के पोषण के अर्थ में हो। इस तरह से पूरी शिक्षा को और पूरी व्यवस्था को सजाया जा सकता है। इस भरोसे के साथ स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ में नंद कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय नागराज जी के मार्गदर्शन में एक शानदार काम शुरू हुआ जिसके कुछ अच्छे परिणाम हमको देखने को मिले हैं। जी भैया, जैसे शिक्षा विभाग में भी इस तरह के अध्ययन का प्रयोजन क्या है? देखिए, जब शिक्षा विभाग में इस तरह के प्रयोजन के अध्ययन पे अपन बात करना चाह रहे हैं तो मुझको एक बहुत अच्छा संदर्भ याद आता है। गुजरात के एक पुलिस एकेडमी के शिविर में उनके डीजी ने बहुत अच्छा शेयर किया। उन्होंने कहा कि देखो, हम अपने लोगों को बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं सभी तरह की, फॉरेंसिक की और जो भी कानून की, लेकिन उस ट्रेनिंग का उपयोग वो कहाँ करेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है।
उसी सेम एग्जाम्पल को हम सब जगह ला सकते हैं। हम एक इंजीनियर तैयार करते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग नॉलेज का उपयोग किस तरह से करेगा, मानवता के पोषण के लिए करेगा या वो अपने सुविधा संग्रह के लिए करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। एक बहुत अच्छा डॉक्टर अपने मेडिकल साइंस का जो एक्सपर्टीज़ है उसका उपयोग मानवता के लिए करेगा या मानव के शोषण के लिए भी कर सकता है, इस पे हमारा अधिकार नहीं है। तो जितने भी तमाम विधाओं की हम बात करते हैं, तो चाहे हम वर्तमान शिक्षा में जो कुछ भी हम योग्यता, जो कुछ भी एक्सपर्टीज़ हम किसी भी दिशा में दे रहे हैं, उसका उपयोग वो किस दिशा में करेगा, इसको हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। और ये बिल्कुल पुरानी कहावत जैसा हो गया, जैसे बंदर के हाथ में उस तरह। तो 20 साल की मेहनत, इतना बड़ा समाज, इतनी सारी सरकारें, इतने सारे शिक्षा विभाग, सबका एक सम्मिलित प्रयास, लेकिन जब आउटपुट आता है, वो आउटपुट सही अर्थ में मानवता के लिए नियोजित हो, समाज के लिए नियोजित हो, देश के लिए नियोजित हो, धरती के लिए नियोजित हो, उस पॉइंट पे आके एक सोचनीय स्थिति है। जब दर्शन की रोशनी में, मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में हम शिक्षा के स्वरूप की, शिक्षा के प्रयोजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें दोनों बातें कर रहे हैं कि उसके पास जो स्किल पक्ष है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी हो, और उस डॉक्टरी के ज्ञान का जो उपयोग करने की उसकी दृष्टि हो वो मानवता के पोषण के अर्थ में हो, वो कहीं भी मानवता के विरोध में ना जाए। वो अपनी इंजीनियरिंग का, अपनी तमाम और विधाओं में जो भी कुछ योग्यता उसने पाई है, उसको वो सही दिशा में प्रयोग कर सके, ये शिक्षा के प्रयोजन को स्थापित किया जा सके, व्यावहारिक रूप में स्थापित किया जा सके, इस अर्थ में दर्शन में अप्रोच। अध्ययन की प्रक्रिया क्या रही, इसको ऐसे ले सकते हैं कि भैया जो अछूटी में शिक्षक विभाग के शिक्षक आए, वे अध्ययन प्रक्रिया और अध्ययन वस्तु क्या रहा भैया? हाँ, अध्ययन प्रक्रिया के रूप में, अध्ययन के क्रम में पहला स्टेप रहता है जिसमें कि 8 दिन का जीवन विद्या शिविर के रूप में होता है, जिसमें कि दर्शन का एक बर्ड व्यू लोगों तक पहुंच जाए। वो दर्शन के बर्ड व्यू के रूप में कहें तो जो मौलिक रूप में हमने 3 क्वेश्चन की बात कही कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, इसकी क्लैरिटी उसको एक बर्ड व्यू के रूप में आ जाए, तो ये शिविर से एक उसका एक व्यू पूरा बन जाता है कि आखिर मुझको ये क्यों समझना है और वर्तमान शिक्षा में क्या गैप है जिसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि NCF 2005 भी बहुत सारी मानवता की बात करता है, शिक्षा को क्लासरूम से बाहर लाने की बात करता है, जीवन से जोड़ने की बात करता है। व्यावहारिक रूप में कहा जाए तो NCF 2005 का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको पूरा करने के क्रम में दर्शन का जो एक स्वरूप सामने आया है, उससे एक उत्साह की स्थितियाँ बनी हैं। देखिए, ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है और जायज़ भी है। शिविर करना है मतलब 7 दिन निकालना है, और किसी को भी लगता है कि 7 दिन आखिर में क्यों निकालूं। तो सवाल ये है कि शिविर क्यों करना है, सवाल ये है कि कुछ भी क्यों करना है। कुछ भी क्यों करना है, तो इस पे हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि हम कुछ भी करते हैं, बल्कि कुछ भी करते नहीं हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो हमारी कोई भीतर एक सुख की तलाश, और सुख की तलाश मेरी है कि धरती के सभी मानव की है। तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, हम कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, किसी सुख की तलाश में करते हैं। ये नेचुरल है, इससे अलग जाने की हमारे पास कोई चॉइस है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो भी कुछ हमने आज तक किया उससे क्या वाकई हम सुखी हो पाए? जिस तरह का सम्मान का भाव, जिस तरह का विश्वास का भाव अपने में और अपनों के साथ हम जीना चाहते हैं, क्या उसको पा सके? तो मोटे रूप में अभी तक की यात्रा ये भी दिखाई देती है कि एक तरफ हमारे पास इंद्रियां हैं जिसमें एक सुख जैसा भासता है, उसमें हमने अलग तरह के बहुत सारे प्रयोग कर करके देखे हैं, लेकिन जो भी मिलता है वो क्षणिक मिलता है, उसको कितना भी चेंज करो वो भी क्षणिक ही रहता है, और किसी पॉइंट के बाद वो घिस भी जाता है। एक पॉइंट के बाद लगता है कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ मेरी पहचान, मेरा सम्मान को मैंने कभी रूप में देखा है, कभी बल में देखा है, कभी धन में देखा है, कभी पद में देखा है। जितना भी मेरे पास हो उससे अधिक वाला रहता ही है, और कंपैरिजन की वजह से और जो भी कुछ इसमें मिलता है वो भी मोमेंट्री जैसा ही लगता है, तो अंत में इससे तृप्ति तो नहीं मिलती है। और फाइनली यही लगता है कि सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, और कुछ समझ नहीं आया है। तो इस पूरी स्थिति में आके लगता है कि आखिर इनके कोई आंसर है कि नहीं है। तो जिस सुख की तलाश आदमी को अपने भीतर से है, प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है, संबंध में जिस तृप्ति की तलाश है,
वो प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है। तो शिविर एक ऐसी जगह है, एक नया अनुसंधान हुआ है। जिस तरह से क्लासरूम में फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, और हमने इंजीनियरिंग और मेडिकल सब कुछ कर डाला, उसी तरीके से एक नई चीज़ सामने आ गई जो बहुत कम लोगों तक अभी पहुंची है कि ज़िंदगी को भी हम क्लासरूम जैसा समझ सकते हैं, जी सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जो भी हमारी अपेक्षा रही है वो अपेक्षाएं पूरी हो सकती हैं, ऐसी एक आशा जगी है। आप भी देख सकते हैं। भूमि
स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो।